Hi there, my name is Purushottam Kumar and you are watching special series on spoken English. In today's episode, you are going to have learning about use of it. It's a very important series and you shouldn't miss it. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम ईट का यूज सीखते हैं। ईट एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है, इसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करें तो प्रो प्लस नाउन। नाउन आपको पता है पहले से, किसी भी चीज का, पर्सन का और थिंग का, प्लेस का, व्हाटएवर नेम, राइट। तो अगर हम नाम का बात करते हैं, नाम, तो वो नाउन होता है, चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो, राइट। तो वो नाउन होगा। और नाउन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, अर्थात नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए जो हम यूज करते हैं वर्ड, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। क्योंकि प्रो जो है वो फॉर और इन फेवर ऑफ को बताता है। फॉर और इन फेवर ऑफ, यानी कि नाउन के लिए या नाउन के फेवर में जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन हो गया। दैट्स क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट यूज ऑफ इट। ईट का यूज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी जगह यूज किया जाता है बोलने और लिखने में, तो इसको हम देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट, थिंग्स विदाउट लाइफ। कोई भी ऐसी चीज जिसमें लाइफ नहीं हो, मतलब उसमें जीवन नहीं है, वो जो आर्टिकल होगा, वह जो नाउन होगा, उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ईट होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्केच। स्केच में कोई लाइफ नहीं है। बोर्ड, इसमें भी कोई लाइफ नहीं है। वॉल, इसमें कोई लाइफ नहीं है। चेयर, बेड, व्हाटएवर हैविंग नो लाइफ, कुछ भी चीज जिसमें लाइफ नहीं हो, उसके लिए, उस नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम ईट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, हियर इज योर पेन, हियर इज योर पेन, टेक इट अवे। ईट किसके लिए आया? इस पेन के लिए, राइट। अगर हम बोले हियर इज योर पेन, टेक पेन अवे, पेन को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी अपने कन्वर्सेशन को बढ़ाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो वो नाउन बार बार इस्तेमाल होने पर वो वर्बोज टाइप का और मोनोटोनस हो जाता है। तो जब कोई चीज मोनोटोनस होता है तो वह नीरस, जल टाइप का, झकी टाइप का लगने लगता है। तो वह फीलिंग नहीं है सेंटेंसेस में। उसे रोकने के लिए, उस फीलिंग को हटाने के लिए, उस एक्सप्रेशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं। इसीलिए पेन को दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं करना पड़े, टेक पेन अवे, राइट। हियर इज योर पेन, तुम्हारा कलम यहाँ है, टेक इट अवे। टेक पेन अवे नहीं बोल करके हम टेक इट अवे बोलेंगे, क्योंकि इससे हमारा पेन का रिपीटेशन रुकेगा और उसके जगह पर हम इट इस्तेमाल करके इसका एक्सप्रेशन ले आएंगे। दैट्स क्लियर। फर्स्ट वन इज एनीथिंग हैविंग नो लाइफ विल टेक इट एज ए प्रोनाउन। किसी भी चीज में अगर लाइफ नहीं है तो वह अपने लिए प्रोनाउन के रूप में ईट लेगा। दैट्स क्लियर। मूव ऑन नेक्स्ट, टेम्पररी सब्जेक्ट और टू टेल समथिंग। इसे ध्यान से सुने, ये बहुत ज्यादा बोलने में आता है। कोई भी ऐसे सेंटेंसेस अगर आप बोलने जा रहे हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाता है और उसमें मैटर सिर्फ आता है, जैसे आसान है। अगर आप कहीं पर खड़े होकर के सुबह से शाम तक बोलते रहें आसान है, आसान है, आसान है, इट्स ओके, अच्छा है, अच्छा है, तो उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकल पाता है, लेकिन एक छोटा सा सेंस निकलता है। लोग एक छोटे सेंस को समझते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम इसका इस्तेमाल ईट के साथ करेंगे, ठीक है। तो टेम्पररी सब्जेक्ट देने के लिए, जैसे हम बोले आसान है, आसान का इजी और है का इज, इजी इज तो बोल नहीं सकते हैं, यानी कि वहां पर मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए उसके लिए, तो टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में ईट का यूज करते हैं।
ठीक है, इट इज इजी, इट इज इजी, इट इज ओके, इट इज डाउटफुल, शक है, इट इज सर्टेन, निश्चित है, इट इज नॉट श्योर, कुछ श्योर नहीं है, इट सरप्राइज्ड मी, इट सरप्राइज्ड मी। ठीक है, यहां भी टेम्पररी सब्जेक्ट है। तो इस तरह से जितने भी आप चीज बोलेंगे, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, लंबा है, काला है, गोरा है, पतला है, ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। तो वैसे जितने भी सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होते हैं उसमें आप इट का यूज करके बोलेंगे। लंबा है, इट्स टॉल, छोटा है, इट्स स्मॉल, बड़ा है, इट्स बिग, लंबा है, इट्स लॉन्ग। दैट्स क्लियर। तो इस तरह का फिर से आप सुन लें, कोई भी ऐसी बात आप बोलना चाहते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो तो उसमें टेम्पररी सब्जेक्ट देने के लिए हम इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज इजी, इट का यूज यहां पर हमने टेम्पररी, अभी थोड़ी देर के लिए टेम्पररी तौर पर सब्जेक्ट ग्रुप में यूज किए। इससे अब मुझे एक कंप्लीट सेंटेंस का पोर्शन दिखने लगा, राइट। इट इज गिविंग अ पर्टिकुलर सेंस, अब इससे पर्टिकुलर सेंस आ रही है, ठीक है। इट इज इजी, फिर से इस चीज को समझ लें, आपको जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं या बात करने होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, हिंदी में फिर से एग्जांपल आप समझ लें, छोटा है, लंबा है, बड़ा है, पतला है, काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, भला है, व्हाटएवर, आप इट लगाकर बोलना शुरू करें। इट इज फाइन, इट इज ओके, इट्स श्योर, इट्स सर्टेन, राइट, इट्स राउंड, इट्स tall, it's long. That's clear? Now let's move on. अगर आपको वेदर बताना हो, टाइम बताना हो, वेदर बताना हो, टाइम बताना हो तो भी आप इट का ही यूज करेंगे। जैसे 9 बज चुके, इट्स 9 o'clock, बरसात है, इट्स रेनी सीजन, ठंडी की मौसम है, इट्स विंटर, इट्स हॉट हियर, यहाँ गर्मी है, राइट। इट्स 10:30, 10:30 बजे हैं। आपको इंग्लिश में टाइम कैसे बोला जाता है उस पर एक स्पेशल छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा, फिर आप उसमें क्लियर हो जाएंगे। बट अभी आप यहाँ पर सिर्फ इट के लिए यूज कर रहे हैं, इट का हम पढ़ रहे हैं, तो आप उसके सेंस में सिर्फ थोड़ा सा देखें। वेदर एंड टाइम के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। किसी का मौसम बताना हो, समय बताना हो तो इट से बोलेंगे। That's clear? Emphasis on noun और pronoun, फिर से आप इसको समझें थोड़ा सा। जब किसी नाउन को हम emphatically बोलते हैं, उस पर जोर देकर बोलते हैं, या किसी pronoun पर इम्फैक्ट करके emphasis करके बोलना हो तो हम ईट से यूज करके बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप पहले हिंदी में समझ लें, ये तुम ही हो जो इस काम को कर सकते हो, यह भारत ही है जो इस काम को संभाल सकता है, यह राम ही था जो इस काम को कर सका, ठीक है। तो यहाँ जो सेंटेंस बोल रहे हैं, राम ही है, भारत ही है, तुम ही हो, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन पर स्ट्रेस दे रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं उस पर। तो एम्फेसिस करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, अपनी बात को स्ट्रेसफुल बोलने के लिए आप इट का यूज करेंगे। That's clear? तुम ही हो, it's you, ये तुम ही हो who can do this, जो इस काम को कर सकते हो, it's you who can do this, ठीक है। ये तुम ही हो जो इस काम को कर सके, it was you who could do this, ये तुम ही हो जो इस काम को कर सके, it was you who could do this, यह भारत ही है जो इस सिचुएशन को संभाल सकता है, राइट। It's India which can handle the situation, isn't it? तो इस तरह के स्ट्रेस देने वाले जितने भी सेंटेंस हैं, आज के बाद आप इट्स लगाकर बोलेंगे। इट्स यू, तुम ही हो, इट्स मी, ये मैं ही हूँ, इट्स ही, वही है,
इट्स इंडिया, भारत ही है, इट्स पाकिस्तान, यह पाकिस्तान ही है, इट्स अमेरिका, यह अमेरिका ही है, whatever the sentences you are going to speak while stressing on noun or pronoun, use it as a subject, right? That's clear? I hope I have cleared this one. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है और इसमें इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखें, क्योंकि ये अधिकतर आप बोलते हैं, कई जगह बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। इम्पर्सनल प्रोनाउन, इट्स का यूज इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं, ठीक है। पहले आप इम्पर्सनल वर्ड को समझिए। इम्पर्सनल का मतलब होता है एनीथिंग विच यू डोंट personally or emotionally feel okay with, you don't personally feel home with, आप उसके साथ पर्सनल टच नहीं फील कर पाते हैं तो उसे हम इम्पर्सनल बोलते हैं। जैसे पर्सनल का मतलब मैं, तुम, वह, राम, सीता, गीता, पिता, जो भी आप इस तरह से बोलते हैं। लेकिन जैसे बोलते हैं वर्षा हो रही है, तो वर्षा जो है वो पर्सनल फीलिंग हमारा उसके साथ नहीं जाता है। तो इस तरह के इम्पर्सनल फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन देने होते हैं, जैसे आपको बोलना है वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, राइट? आप क्या बोलेंगे? इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, वर्षा होती है, इट रेन्स। एक्चुअली इट जो वर्ड है यहाँ पर, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्षा होती है, वर्षा होना का इंग्लिश रेन और वर्षा का भी इंग्लिश रेन होता है। तो रेन रेन्स, रेन रेन्स, यह नहीं बोल करके हम उसके जगह पर इट का यूज करते हैं, इट रेन्स। थंडर, थंडर्स, ठीक है। जो बिजली है वो कड़कती है, तो बिजली और थंडर ये दोनों जो है सेम वर्ड है। कड़कना और का भी इंग्लिश होता है थंडर, और बिजली का भी थंडर, वो बरसात वाले जो आकाश से होते हैं, स्काईज में होते हैं। तो उसको हम इस तरह से अगर बोले, द रेन रेन्स, द थंडर थंडर्स, द स्नो स्नोज, तो ये रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स आने पर सेंटेंसेस डल फील होते हैं। इसीलिए हम उनके जगह पर इम्पर्सनल तौर पर ईच का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस आएंगे आपको बोलने के लिए, उसमें आप ईट लगाकर बोलेंगे। इट्स रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट्स रेन्स, वर्षा होती है, इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, इट वॉज स्नोइंग, बर्फबारी हो रही थी, ठीक है। इट्स स्नोइंग, वर्षा हो रही है, सॉरी, इट्स स्नोइंग, बर्फबारी हो रही है। इट वॉज स्नोइंग, बर्फबारी हो रही थी, इट स्नोज, बर्फबारी होती है, ठीक है। इट थंडर्स, ठीक है, बिजली कड़कती है। इट वॉज थंडरिंग, बिजली कड़क रही थी, ठीक है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आपको बोलने हैं उनके लिए हम इम्पर्सनल प्रोनाउन के लिए ईच का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए ईच का इस्तेमाल करेंगे, बट फर्स्ट प्लीज वेट एंड लिसन मी। ईच का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए करेंगे, बट कंडीशन इज यू आर नॉट गोइंग टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ एनिमल। मतलब अगर हम एनिमल के सेक्स को बिना डिटरमिन किए हुए हॉलिस्टिकली बोलना चाहते हैं, हम पूरे उस प्रजाति के रूप लिए हम रेफर करना चाहते हैं, तो ही ईच का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज जहाँ भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, अर्थात हम मेल एंड फीमेल को अलग करके बात करने लगते हैं, उसमें उनके सेक्स को रिप्रेजेंटेशन देने लगते हैं, तो उस केस में आपको पहले ही बताया गया है कि मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी का इस्तेमाल करेंगे। Am I clear? She loves her dog. वह अपने कुत्ते को प्यार करती है। And cannot live without it. और उसके बिना जी नहीं सकती है। Each किसके लिए है? Dog के लिए। She loves her dog. Dog is animal and cannot live without it. She cannot live without it. वह उस डॉग के बिना नहीं जी सकती है। तो डॉग यहाँ पर जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर रहा है। डॉग यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जा रहा है,
वो हम होल डॉग की बात कर रहे हैं, जिसमें डॉग एंड बिच, बिच मतलब कुतिया, दोनों कंबाइन होकर के हम रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वैसे जगह पर जहाँ पर हम एनिमल्स के सेक्स का कोई डिटर्मिनेशन करके नहीं बोलते हैं, तो उस जगह पर हम ईच का यूज करेंगे एज अ प्रोनाउन। अगर आप वहाँ पर सेक्स को डिटरमिन करके बात कर रहे हैं, देन प्लीज डोंट यूज इट। इट यूज नहीं करना है, आपको ही और शी यूज करना है। अगर मेल की बात कर रहे हैं तो ही, और फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी। Am I clear? The ship fell into a well and bumped its head. कुएं में गिर गई। कुएं में शिप, शिप का मतलब होता है भेड़। कुएं में भेड़ गिर गया और अपने हेड को वो तोड़ लिया। ठीक है, ठोकर ले लिया अपने हेड पर। तो यहाँ पर शिप बोलने से हम उसके किसी पर्टिकुलर सेक्स की बात नहीं कर रहे हैं कि वो मेल शिप है या फीमेल शिप है। ठीक है, एंड देयरफॉर ईच का यूज करेंगे उसके जगह पर। जैसे ही हम उस वहाँ पर मेल और फीमेल करके बात करते हैं, ठीक है, तो फिर उसके लिए ही और शी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ईच का। एम आई क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर आप एनिमल का विदाउट सेक्स डिटर्मिनेशन बोलना चाहते हैं तो एनिमल्स के लिए ईच का यूज करें। इफ यू आर गोइंग टू डिटरमिन देयर सेक्स, then please use he or she according to sex. ठीक है? Now next one is collective noun. इसका मतलब ये होता है, आप जरा ध्यान दें इस चीज पर, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर कलेक्टिव नाउन का मतलब पहले समझ लें। कलेक्ट का मतलब संग्रह और उससे बना कलेक्टिव, यानी कि ऐसे नाउन जिससे कलेक्टिव फॉर्म की बात हो। जैसे बोलते हैं आर्मी, आर्मी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, आर्मी मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, जजों के समूह को ज्यूरी बोलते हैं। सैनिकों के समूह को इंग्लिश में आर्मी बोलते हैं। अगर जहाज हैं, शिप हो, बोट्स हो बहुत सारे, उनके ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रुप ऑफ नाउन्स का फॉर्म यूज कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं बोलने लिखने में, तो उस जगह पर हम उनके लिए इच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब कलेक्टिव फॉर्म में हो तब। आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। द आर्मी मदर्ड इट्स ऑफिसर, इसका मतलब हुआ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मदर्ड इट्स ऑफिसर। वो डिवाइडेड नहीं थे, उनका मनसा एक ही था, ऑफिसर्स को किल करना। ठीक है, और कलेक्टिवली उन लोगों ने किया, मिलकर किया। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर आर्मी के लिए, आर्मी ने अपने ऑफिसर को मर्डर किया। आपको पिछले जो एपिसोड मैंने प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का पढ़ाया था, उसमें बताया था कि इट इट्स आता है नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के लिए इट हो। तो अगर पॉजेसिव फॉर्म में बोलना है, जैसे अपने, अपना, तो वहाँ पर पॉजेसिव फॉर्म के लिए इट का पॉजेसिव फॉर्म इट्स होता है। और इसलिए आर्मी के लिए पॉजिटिव फॉर्म यहाँ पर इट्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव वर्क हो रहा है, कलेक्टिव नाउन कुछ काम कर रहा है। आर्मी यानी कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ने मिलकर ऑफिसर्स का किलिंग किया है, इसलिए वहाँ पर उनके लिए इच का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट मतलब जजों के समूह को ज्यूरी बोलते हैं, और इसलिए यहाँ क्या बोल रहा है? ज्यूरी ने अपना न्याय सुनाया। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉज करके वेट करें और फिर से सुने, क्योंकि आपको एक्सेप्शन सुनाने जा रहा हूँ। एक्सेप्शन यहाँ पर यह है कि अगर कलेक्टिव नाउन में से उनका मोटिव चेंज हो जाए, डिवाइड हो जाए, उनका कलेक्टिव वर्क नहीं दिखता हो, तो उस जगह पर हम ईट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उनका जो नॉर्मल कोर्स वाले प्रोनाउन हमने बताया है वो करेंगे। जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ पर ईट ना इस्तेमाल करके देयर क्यों किए? क्योंकि जज बट गए। ठीक है,
उन्होंने अपना ओपिनियन देने में बट गए। मान लीजिए 5 जजेस थे, यानी कि 5 जजेस की ज्यूरी थी, तो पांचों की ओपिनियन अलग अलग हो गई, या 3 की 1 हो गई, 2 की 1 हो गई, यानी कि ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है। एंड देयरफॉर ये सिंगल जो है वर्ड द ज्यूरी, वो ज्यूरी जो है वो डिवाइडेड फॉर्म में हो गया, वो प्लूरल फॉर्म में चला गया। ठीक है, वो प्लूरल फॉर्म में चला गया, सिंगुलर फॉर्म में नहीं रह गया है, इसलिए द ज्यूरी जो है वो प्लूरल फॉर्म का हो गया, और इसलिए ईच का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ईच का इस्तेमाल हम सिंगुलर फॉर्म के लिए करते हैं, और इनकी डिवाइडेशन हो गई ओपिनियन में, इसलिए उनके के सेंस के लिए अब ईच का इस्तेमाल नहीं करके देयर का इस्तेमाल करेंगे। फिर से सुन ले, कलेक्टिव नाउन अगर किसी काम को कलेक्टिव होकर कर रहा है, ठीक है, उसका एक्शन कलेक्टिव है, डिवाइडेड नहीं है, तो उनके लिए इट्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वह कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड होकर के वर्क करने लगा, तो हम फिर उनका जो ओरिजिनल प्रोनाउन होता है वो यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में बताया है, द ज्यूरी वे डिवाइडेड, बट गए इन देयर ओपिनियंस, ओपिनियन उसका बढ़ गया, यानी कि वो कलेक्टिव वर्क नहीं रह गया उनका, ज्यूरी है बट ओपिनियंस चेंज हो गए, इसीलिए वो प्लूरल फॉर्म में चले गए। और प्लूरल फॉर्म में चले गए तो जब एक से अधिक लोग हो जाएं तो उनके लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं, और उसका पॉजेसिव फॉर्म देयर होता है। ठीक है, पहले भी आपको बताया है, जब एक से अधिक नाउन का इस्तेमाल हो जाए तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, और उसके लिए दे का इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन में हम, और उसका पॉजेसिव फॉर्म दे का जो होता है वो देयर होता है अपने के लिए। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, द ज्यूरी वो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कोई कंफ्यूजन अभी भी बाकी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, आपके कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा।